नमस्कार। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं मासूम इश्क। तो कैसे हैं जनाब आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए अपने कैरियर में और अपने माँ बाप के लिए और अपने बहन भाई के लिए। और एक चीज़ और, बहुत से लड़के होते हैं, वो अपनी बहनों को इज्जत नहीं देते हैं। मतलब कि शादी करके आगे चले जाते हैं तो बस यही सोचते रहते हैं कि बहन से बात भी ना हुई तो कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, और अपनी बहनों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि चाहे बहन कैसी भी स्थिति में हो, किसी भी पोजीशन पर हो, वो हमेशा अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और बहन बहन में तो होता ही है प्यार। तो बहुत से लड़के ये सोच के चलते हैं कि बस मेरे माँ बाप और बहन और भाइयों को इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ अपने बहन और भाइयों को भी इग्नोर मत करिए, वो भी इतने इम्पोर्टेंट होते हैं जितने घर वाले होते हैं। तो बस जो है रिश्तों को समझे, और हम अपनी स्टोरी से भी रिश्तों को समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, शायद जैन जी लोग कुछ आके कहेंगे कि इतनी सरलता या ऐसी हकीकत में नहीं होते, लेकिन नहीं होती, क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं। अगर हम खुद अपनाएं तो शायद हमारे घर में हो जाए, या बस हम अपने घर में देख लें। तो ज़रूरी नहीं है आपके जो संस्कार है आपको बता रखे कि कोई बात नहीं, उनका करो जिनका जो तुम्हारा करता है। ऐसा नहीं है, आप सबका करो, ऊपर वाला देखता है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही बहुत। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो डिनर हो चुका था और डिनर पर से वे आ चुके थे, और उनके बीच में जो है ना, एक बात भी हुई थी। जो रिद्धि है उसने अपने प्यार का इजहार करा था। हमारी सारिका को तो प्यार था नहीं, तो उसने साफ बोल दिया था कि मेरे अंदर फीलिंग नहीं है, और अगर आ गई तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, पर मैं श्योर नहीं कर सकती कि वो आपके लिए होगी या किसी और के। तो यही हुआ था। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो कार है वो रुक चुकी थी घर पर। जो रिद्धि और जो सारिका है वो बैठे हुए थे। सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। दोनों के दिल में अंदर शोर था, बहुत कुछ था जो एक दूसरे से कहना चाहते थे, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ थी जो रोक रही थी उन्हें कि ना ही कहे तो ज़्यादा बढ़िया है, शायद सच्चाई बाहर आ जाए। यहाँ पे सारिका वो तो मानो समझ ही नहीं पाई थी कि मैं क्या कहूँ सामने वाले इंसान को, क्योंकि घर में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ जो है सामने से ये दिख रहा है कि कोई पास आने की कोशिश कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सारिका को पता नहीं चलने का। और यहाँ पे सामने से अप्रोच, और उस इंसान से जो इंसान इतना साथ दे रहा है सारिका का। तो वो कसम थी, कह सकते हैं कि एहसान भी बोल सकते हैं एक नॉर्मल भाषा में, कि बहुत एहसान था भाई रिद्धि का। तभी जो वे दोनों चुप थे उसको जो है ब्रेक करते हुए हमारी जो रिद्धि है वो बोलती है कि वो सारिका घर आ गया। हाँ, घर आ गया, पता ही नहीं चला कब आ गया। अच्छा, मैं चलती हूँ, ठीक है। एक चीज़ कहना चाहती हूँ आपसे, प्लीज़ आप बुरा मत मानना। नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? और अच्छी बात है, अगर आपके मन में कोई बात आई है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि कुछ चीज़ें भी अंदर नहीं रहनी चाहिए। वो मैं बस यही कह रही हूँ कि आप ज़्यादा इस बारे में मत सोचिए, और मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए। फ़िलहाल अभी मेरी फीलिंग किसी के भी लिए नहीं है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मैं श्योर नहीं हूँ, और जल्दबाजी में मैं कोई रिश्ता हाँ नहीं करना चाहती। रिद्धि जी, आप भी समझते हो। मैं समझ रही हूँ सारिका, ज़बरदस्ती नहीं है। तो मैं खुद ही फीलिंग को नहीं समझ पा रही कि मुझे प्यार है या नहीं है, तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? तो मैं आपको ऐसे खुश तो नहीं कर सकती ना कि
मैं भी आपसे प्यार हूँ, वो तो ज़बरदस्ती हुआ ना। नहीं, मुझे ज़बरदस्ती भी नहीं चाहिए सारिका। मैंने तुम्हें बिना देखे प्यार किया है। आयुष तुम्हारे बारे में बात करता था ना, मैंने तुम्हारी बातों से प्यार किया है, तुम्हारी सिंसियरिटी से प्यार किया है। तो मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग और तुम्हारा जेन्युइन होना मायने रखता है, क्योंकि मुझे मुझे मेरा पार्टनर एक सच्चा इंसान चाहिए, जो मुझसे ना छुपाए और जो मुझे प्यार करे, ना कि शायद ज़बरदस्ती वो हाँ करे, वो भी मेरे कहने पे। तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, पर अगर सच में मेरे प्रति फीलिंग आ जाए ना तो बता देना, क्योंकि मैं इंतज़ार करूँगी। और सारिका, इंतज़ार करना ना बहुत पेनफुल होता है। जैसे मीरा ने कान्हा जी का इंतज़ार करा था, और इतना इंतज़ार करा था कि वो वियोगी बन गई थी उनके मोह में, और उस मोह माया में उन्होंने पूरी ज़िंदगी बिता दी थी। मैं भी तुमसे इतना ही प्यार कर बैठी हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता सकती हूँ। मैं करूँगी इंतज़ार, पर श्योर होके बताना मुझे। मैं कोई जल्दबाजी नहीं चाहती। मैं भी यही कहना चाहती हूँ रीति कि सच में अगर ऐसा हुआ तो मैं बता दूँगी, क्योंकि इस वक्त मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। और मैं ये कह के भी आपसे प्यार नहीं कर सकती कि मेरी फीलिंग आ जाएगी आपके प्रति तो मैं आपको बता दूँगी। नहीं, मैं भी खुद को नहीं समझ पा रही हूँ। आपको तो पता है कितनी सारी चीज़ें हैं घर में, सबकी जिम्मेदारी, और इतना बड़ा हॉस्पिटल और इतना बड़ा पद, तो ये सब लेके चल रहे हो तो अपने बारे में सोचती नहीं है ना। सोचा, पर मैं सोचूंगी अब। अगर मुझे सच में लगा कि आपके प्रति मेरी फीलिंग है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपके प्रति मेरी फीलिंग नहीं आई, किसी और के प्रति आ गई, तो मैं आपको सच ही बताऊंगी। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखने की। कोई बात नहीं, मैं आपकी फीलिंग की कदर करूंगी। अगर आपको ऐसा लगा कि मेरे प्रति नहीं फीलिंग आ रही है तो ज़बरदस्ती मुझे नहीं चाहिए सारिका। मैंने कहा ना, मुझे मेरा जनरल इंसान चाहिए, जो मुझे प्यार करे, जो मेरी फीलिंग को समझे। ऐसा नहीं है कि उसको फीलिंग किसी और के लिए आ रही है और वो सिर्फ मेरी खुशी के लिए मेरे पास आ रहा है। नहीं रीति जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपसे कौन प्यार करना नहीं चाहेगा। इसलिए मेरे मुंह से मना भी नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं कर सकता कोई, आपको तो कोई भी प्यार कर ले। और जितनी बड़ी चीज़ आपने मेरे लिए की है ना, शायद ही कोई करेगा। ये हॉस्पिटल का सारा सामान आपने 50% पे दिलवाया, यहाँ तक कि हॉस्पिटल की ज़मीन भी आपने कम पैसों में दिलवाई। इतना मुझे पता है, कोई भी पैसा कम नहीं करता। ये सब आपने मेरी मदद की है, और अगर आप सामने से देने आते ना तो शायद मैं नहीं ले पाती, ये आपको पता था। तो बहुत एहसान है आपके, मुझे लोन दिलवाया इतना बड़ा, ताकि मैं ये कर्जा उतार सकूं धीरे धीरे। यहाँ तक कि 50% दे दिया, 50% ही जो है दे सकूं। शायद और भी चीज़ें हैं जो होगी, उनके लिए भी आप खड़ी हैं मेरे साथ। शायद कुछ और भी हमें लेना पड़े, क्योंकि इतना बड़ी चीज़ हमने ली है, तो उसमें आपका सबसे बड़ा भागीदार है रीति जी। ये बहुत बड़ा एहसान है। नहीं सारिका, ये कोई एहसान नहीं है, मैंने अपना समझ के किया है। और अगर आप इसे एहसान मानते हो, नहीं, मैं एहसान नहीं मानने की, ना मैं आपको थैंक्स बोलने की, क्योंकि अगर मैंने थैंक्स बोल दिया ना तो शायद इतनी बड़ी चीज़ जो है ना मामूली सी थैंक्स पे गिर जाएगी, और मैं मामूली सी थैंक्स पे नहीं रखना चाहती। मैं जो रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, और ये चीज़ आप खुद से किया है मेरे लिए, आपने खुद से दिया है हाथ पसार के। तो आप फिक्र मत करिए, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी, पर बस
यही है कि मैं श्योर, मुझे पता है कि आप अभी श्योर नहीं हो, पर मुझे बता देना। तो चाहिए आप, वो क्या है ना, लेट हो गया तो। हाँ हाँ ठीक है। आप ज़्यादा सोचिए मत। नहीं, मैं नहीं सोचने की, मुझे जो बताना था बस मैंने बता दिया, मेरा मन हल्का हो गया। क्योंकि जब हमारे मन में फीलिंग आए ना, बता देनी चाहिए ताकि देर ना हो जाए, वरना सारी उम्र यही सोचते रह जाते हैं कि एक बार मुझे बता देना चाहिए था। हाँ रिद्धि जी, तो ठीक है, मैं चलती हूँ, और सोचना ज़रूर। हाँ, मैं सोचूंगी इस बारे में। बाय। और वो वहाँ से चली जाती है। जो हमारी सारिका है, बस वो खड़ी रह जाती है और देख रही थी। और उधर हमारी सीरत रूम में इधर से उधर मानो जो है ना, टेंशन भरी चीज़ों को लेकर चक्कर लगा रही थी। इधर से इधर, उधर से इधर। होता है ना कि अंदर एक डर सा, और जैसे कुछ होने वाला होता है उसका आभास होना। फ्रेंड्स, जैसे कि फिल्मों में हम बोल देते हैं कि नाटकों में, फिल्मों में हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो मुझे फील हो रहा है। ये हकीकत में भी होता है। कभी कभी हमारा दिल ऐसे धड़कने लगता है, एक बेचैनी सी रहती है जैसे कुछ होने वाला है। तो वही आभास हमारी सीरत को हो रहा था, और वो बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। वो बस इधर से इधर टहल रही थी और बहुत बेचैन थी। और जो सारिका है वो आती है, और सामने सारिका की माँ। तभी जो सारिका है वो एकदम से रुक जाती है। तभी सारिका की माँ बोलती है कि सारिका, कहाँ गई थी तुम? माँ, आप सोए नहीं हो अभी तक? हाँ, सोने की कोशिश कर रही थी पर सो नहीं पाई। वो क्या है ना, जिसकी बेटी घर से बाहर हो, उस माँ को कैसे नींद आ सकती है? तो कहाँ थी तुम? माँ, वो मैं क्या मैं लगा रखा है हैं? देखो सारिका, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो उस चीज़ को निकाल दो। मैं कुछ नहीं होने देने की, ठीक है? और इतनी रात से कभी तो मैंने तुम्हें देखा नहीं है कि तुम बाहर गई हो। ये चीज़ तो नहीं मैंने तुम्हें सिखाई। माँ, हमने कुछ नहीं किया है, हम नॉर्मल डिनर करने गए थे, और हमें शाम को ही पता चला था कि डिनर पे जाना है। अच्छा, डिनर पे जाना है? अगर तुम्हें डिनर पे जाना ही है तो तुम सीरत को क्यों नहीं लेके गई? माँ, मैं सीरत भाभी को क्यों लेके जाऊंगी? भाभी, अरे सारिका, मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहती, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कम से कम उस रात की तो शर्म कर ले, जिस रात तूने अपने आप को शांत करने के लिए उसका सहारा लिया था। वो कोई खिलौना नहीं है जो तूने इस्तेमाल किया और भूल गई। माँ, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? देखिए, हमें पता है हमने आपसे कोई बात नहीं कही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहोगे। और हमें पता है आपने सीरत भाभी से बात की थी और उनको फोर्स करा था हमारे करीब आने के लिए, और वो हमारे करीब आई। आपने सही नहीं किया हमारी भाभी को हमारे करीब आने के लिए। सारिका, मेरा हाथ अभी उठा है, अगर सच में पड़ गया ना तो अच्छा नहीं होने का।
बार बार भाभी कहकर गाली मत दो इस रिश्ते को, समझी तुम? हाँ मैं समझ गई, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे उन्होंने सब बता दिया है। और आपने फोर्स किया था ना, हमारे बीच में नहीं कुछ हुआ है और हमने बात कर ली है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस हमें संभाल रही थी और हम इस हालत में थे ही नहीं कि हम कुछ करें। और क्या क्या आपने, हम लड़कियां हैं तो हम क्या क्या क्या, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा, तुम लड़कियां हो, कुछ नहीं कर सकते? वाह, मुझे बता रही हो? मैं गांव से हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलने का है? तुमने ना अपनी माँ को पहचाना नहीं, ठीक है छोरी? सारे घाट के पानी पी रखे तो मैंने ना बता के दो छोरी में के हो सके। मुझे सिम्मी ने सब दिखा रखा और मैंने खुद से भी देखा। हाय बात समझ में? और जो तू ये कर रही है ना, इसे छोड़ दे और अब तुम दोनों एक ही कमरे में हो। और हाँ, जितना हो सके इतना अच्छा है तुम्हारे लिए। तू बहू के साथ इतना वक्त बिता और उस कमरे में तू उसके साथ ऐसे ही रहेगी जैसे तेरा भाई रहता। माँ, आप पागल हो चुके हो। आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और आप क्या लगा रखा है? मैं कोई उनका देवर हूँ क्या? है कि आपने ऐसे बिठा दिया और शादी करवा दी और उसको फोर्स कर रहे हैं क्या? क्या क्या मैं रह रही हूँ ना वहाँ पे? है? मैंने कुछ बोला? हम दोनों एक कमरे में रह रहे हैं, पर क्या लगा रखा आपने कि कुछ होगा? हमारे बीच में कुछ हो या ना हो, हम रह सकते हैं ना। ज़रूरी है कुछ करना या हमें कोई बच्चे पैदा करने हैं? ओ भाई साहब, जैसे ये बोलती है जो सारिका का जो एक थप्पड़ की आवाज़ आती है बहुत तेज, और एकदम से जो सीरत है वो भाग के आती है और देखती है कि भाई सारिका की मम्मी ने उसको थप्पड़ मारा है। और जो सारिका है वो बिल्कुल, उसका जो सर है वो बिल्कुल नीचे चला गया, इतनी तेज थप्पड़ लगा था उसको। और जब सीरत भाग के आती है ना, जो सारिका की माँ है ना, वो एकदम से हाथ दिखा देती है कि बस, होता है ना कि जहाँ से आई हो वहीं खड़े हो जाओ। और सीरत वहीं खड़ी हो जाती है। और सीरत की आंखें नम हो चुकी थी, वो एक टक बस सारिका को देख रही थी। जो सारिका है उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और जो सारिका की मम्मी है वो दोबारा हाथ उठाती है मारने के लिए। तभी एकदम से जो सीरत है वो एकदम सामने आ जाती है और वो थप्पड़ सीरत के लग जाता है। और जो थप्पड़ है उसकी जो आवाज़ है वो पहले से जाती थी। और जो सारिका है, जब सीरत को थप्पड़ पड़ा था तो सारिका की आंख भी बंद हो चुकी थी और सीरत को वो थप्पड़ लग चुका था। तो फिर जो सारिका की मम्मी है बोलती है कि सीरत, मैंने कहा तुम यहाँ से जाओ और तुम्हें थप्पड़ पड़ चुका जो इसको लगना चाहिए था। और आज मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर ना ये यहाँ से नहीं जाएगी। सीरत तुम हटो। देखिए मम्मी जी, प्लीज़ अब अभी मत पूछिए। वो अभी आए, वो थके हुए हैं। मेरी बात सुनिए। नहीं सीरत, पीछे हट जाओ
तुम जाओ यहाँ से। आज इसे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। बहुत हो चुका, मेरे से नहीं देखे जाता। और ये चल क्या रहा है, हैं? क्या चल रहा है तुम दोनों में, तुम्हारा या इसका? क्या मेरी कुछ समझ से बाहर है ये सब, हैं? एक तरफ मुझे बताया जाता है कि कम एज में शादी हो रही है, ठीक है, मैं मान गई। फिर मुझे बताया जाता है कि 2 लड़कियां शादी करती है, वो भी ठीक है, मैं मान गई। फिर मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट बताया जाता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अभी एक दूसरे की जिम्मेदारी हो गई है, वो उस जिम्मेदारी से हट नहीं सकते सारी उम्र, मरते दम तक भी, ठीक है। पर मुझे तुम दोनों इस बात का जवाब दो कि ये है क्या? मेरे कहने पे तुम इसके पास चले जाती हो और ये नशे की हालत में तुम्हारे साथ कुछ भी कर लेती है। तुम मुझे जवाब दो। मुझे भी पता है इंसान नशे की हालत में होता है तो कितनी हद तक जाता है, हैं? इतना तो उसे याद रहता है कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। इसका मतलब अगर नशे में इतना ही इंसान पागल हो जाता है तो वो तो जहाँ से नशा करके उठेगा ना, अपने घर तक यही सब करता जाएगा जो तूने किया होगा उस दिन। और उधर सीरत रोक रही थी और सीरत की जुबान लड़खड़ा रही थी, उसके शब्द ऊपर नीचे हो रहे थे, बस वो एक टक रोए जा रही थी और बस यही कहे जा रही थी कि इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें मत कुछ कहो। सीरत को बस यही दुख हो रहा था क्योंकि सीरत को पता था कि नशे के साथ और क्या चीज़ हुई थी और सारिका इस बात को बता नहीं सकती थी अपनी माँ को। और सारिका की माँ को आज बहुत गुस्सा आ रहा था, मानो आज आर्या पार हो जाए बात। जब सारिका की माँ है जो सीरत को पीछे करती है और सारिका का कॉलर पकड़ती है और उसको होता है ना झिंझोड़ना, और बोलते हैं कि बता, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या, हैं? मुझे सब पता चल गया तू कहाँ से आ रही है। तू डिनर करके आ रही है ना, वो शायद तुम्हारी सीनियर रिद्धि शर्मा। क्या है ये सब? क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? जो तुम्हारे दिमाग में पलने जा रहा है ना, इसे यहीं दबा दो वरना बहुत बुरा होगा सारिका। तभी जो सारिका है अपनी माँ के हाथ झटकती है और पीछे हटती है, 2 कदम बोलती है कि क्या बुरा होगा, वो मुझसे प्यार करती हैं और वो मुझसे प्यार बहुत पहले से करती हैं और उन्होंने मुझे बताया है। और कुछ सुनना चाहते हो तो सुनो, मैंने भी उन्हें बोल दिया कि करो आप प्यार। उन्होंने मुझसे भी पूछा कि तुम्हें प्यार हुआ है। पता है मैंने क्या जवाब दिया? नहीं, मुझे भी प्यार नहीं हुआ है। लेकिन मेरी माँ मुझे यहाँ ज़बरदस्ती करके प्यार करवा रही है, वो भी ये मेरी भाभी रिश्ते में इनसे। फिक्र मत करो माँ, मैंने ये चीज़ उन्हें नहीं बताई कि मेरी माँ ऐसा बोल रही है। मैंने उनसे वादा किया कि आप मुझे प्यार करो, अगर मेरे अंदर भी फीलिंग आई तो मैं भी आपके साथ खड़ी हो जाऊंगी और कहूँगी मिलकर कि हाँ मुझे प्यार हुआ है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। बस हर कोई अपनी चीज़ मेरे पर थोपते चले जाते हैं सब। जब छोटी थी तो घर में भैया थे,
उनको दादाजी ने और दादी जी ने इतना प्यार किया, बहुत, नो डाउट मुझे भी किया, पर इतना नहीं किया। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलने का है? मुझे मिलती थी चीज, उन्हें बिना मांगे मिलती थी और मुझे तड़प के मिलती थी। उन्होंने अपनी मर्जी से आर्मी चुनी, जबकि उन्हें खतरा था। आपने उनके साथ लड़ाई की, झगड़े, उन्हें मजबूर किया, यहाँ तक कि आपने उन्हें नौकरी तक भी नहीं करने दी। वहाँ से भी उन्हें पकड़ लाए, कभी वो आपसे दूर हो जाए। लेकिन भैया ने आपसे छुप के अपना सपना पूरा किया और आर्मी में चले गए। और जब उन्हें जाना था ट्रेनिंग पूरी करके ज्वाइनिंग के लिए, तब भी आप उन्हें रेलवे स्टेशन से पकड़ के ले आए और बंद कर दिया कि नहीं, हमारा एक ही पोता है, हमारा एक ही लड़का है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी आप मात खा गए। कैसे न कैसे इंफॉर्मेशन पहुँच गई और भैया को जीप लेने यहीं पे आ गई और भैया को यहीं से ही लेके गए ज्वाइनिंग के लिए। आप कुछ नहीं कर पाए वहाँ के गांव की पुलिस की सहायता से। फिर दिखी मैं आपको घर में। मेरे साथ क्या किया गया? आपको पता था ना कि मुझे ला पसंद है, मुझे ला करनी थी। मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, मुझे बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला, अच्छी रैंक से। लेकिन आपको किसी ने आके बोल दिया कि लड़कियां अगर वकालत कर लेती है तो उनकी शादी नहीं होती, कोई रिश्ता तक नहीं करना चाहता। और आपकी रूढ़िवादी जो आपकी सोच थी ना, वो मेरे सक्सेस के बीच में आ गई और मुझे इतना मजबूर किया गया कि मैं रोते हुए अपनी फीस वापस लेके आई उस कॉलेज से और मेरी सीट किसी और को मिल गई। मैं उस टाइम पे रोई, चिल्लाई, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, ना दादा जी ने, ना दादी जी ने, ना आपने, किसी ने मेरी कोई आवाज़ नहीं सुनी। फिर ड्यूटी से भैया आते हैं। मेरे भैया बहुत अच्छे थे, वो आपकी तरह नहीं थे। और सच कहो, आप चाहे कितना भेदभाव सब करते थे, मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसमें भैया भी साथ देते थे। भैया तो अपने हिस्से का भी मुझे दे देते थे, इतने अच्छे थे मेरे भैया। मेरे भैया आए, उन्होंने अपने सर पे मेरा हाथ रखा और उन्होंने भी वही चीज़ की कि बेटा तू डॉक्टर बन जा और तुझे मैं बनाऊंगा डॉक्टर। मैंने आज ऐसे ऐसे देखा, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, मैंने ऐसे तड़पते हुए देखा बुजुर्ग इंसान को जो बस स्टैंड पे मर गए, सिर्फ दवाई लाने में देर हो गई थी उन्हें। और उन्हें हॉस्पिटल वाले इतना भगा रहे थे कि वो पैसों का इंतजाम भी नहीं कर पाए। क्या तू मेरा सपना पूरा करेगी? और मैंने अपनी भैया की आंखों में देखा और मैंने हाँ कर दी।
भैया का सपना पूरा करने के लिए मैं डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। मैं कोचिंग करने लगी। कोचिंग करने में भी मुझे बहुत दूर जाना होता था। तो भैया ने मेरे लिए बस लगाई कि मैं उसमें जाऊं। मैं उसमें जाती थी और आती थी। आपने उसका भी विरोध किया कि लड़की है, थोड़ी मेहनत करने दे, और क्या ज़रूरत है इसके ऊपर इतना पैसा लगाने की। तब भी इसकी शादी करनी है जैसे, या 18 साल की हो जाएगी। और वैसे भी शादी करने के बाद इसके ससुराल वाले इसका पैसा लेंगे। तू पैसा लगा देगा, जब पैसा लेने का नंबर आएगा इसकी शादी हो चुकी होगी। यही सोच थी ना आपकी, है? और जैसे जैसे सारिका बोल रही थी, सीरत के आंसू नीचे बह रहे थे, क्योंकि सीरत को पता ही नहीं था सारिका का दर्द। अब तक तो बस सीरत ने ही अपना दर्द बताया था कि ऐसा हुआ था और ऐसी जिंदगी थी। लेकिन आज पूरा सच सीरत के सामने सारिका का आ रहा था, जो दर्द बन के फूट रहा था। और सीरत एक टक बस सारिका की तरफ देख रही थी, और जैसे जैसे वो शब्द बोल रही थी ना, वो सारे शब्द जो दर्द बन के सीरत के अंदर भी चुभ रहे थे। जो उस टाइम पर दर्द महसूस कर रही थी ना बोलते हुए सारिका, वो सारा दर्द सीरत को हो रहा था। और उधर सारिका, उसने कोई नशा नहीं कर रखा था। वो पूरे होश-ओ-वास में थी, जो आज वो अपनी माँ को जवाब दे रही थी। क्योंकि हमेशा से वो फीलिंग दबाती आई है भाई, हमेशा से। और यहाँ पे कोई उसने कुछ गलत नहीं किया था जो आप उसे इतना बोल रहे हो। लाइफ में हमारे सब कुछ आता है यार। हम लाइफ में रहते हैं ना, हम किसी को पसंद भी कर ले, पता नहीं हमें कितने लोग पसंद करते हैं, कितना अपनी साइड से कितनी चीज़ें लेके चलते हैं, हमें सुनना पड़ता है। हम उनके साथ लड़ते नहीं हैं कि ओए तू मुझसे क्यों पसंद कर रहा है, तो मुझे क्यों बोल रहा है। नहीं बोल सकते यार। यार दिल होता है सबके अंदर, वो कैसे भी किसी को भी पसंद कर सकता है। और उधर जो सारिका है वो बोलती है, जब तक मैंने कोचिंग की तब तक आप सबने मेरे से किसी ने ढंग से बात नहीं की। अरे मुझ पर तो आपको इतना भी विश्वास नहीं था कि ये इंटर ही कर ले। जब भैया ने पूछा कि रिजल्ट निकलने वाला है माँ सारिका का, आपने बात की, तो आपने भैया को फ़ोन पे क्या जवाब दिया? पूरा दिन ऐसे ही घूमती रहती है, बस फिल्में दिखा दो, एक्टिंग करा दो, डांस करा लो, उल्टी सीधी बातें करा लो। मुझे तो लगता नहीं कि वो इंटर में भी पास होएगी। और मैंने अपना रिजल्ट तक भी नहीं देखा। जब मेरा रिजल्ट आया इंटर का, मैं लेट गई जाके बेड पर। कि जब मेरे घर वालों को ही नहीं मेरी चिंता है, उन्हें ही मेरी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं क्या ही देखूँ उसको। जब मैं बाहर खेलने जाती थी, जब मुझे मेडल मिलते थे, भैया के दादाजी सामने लगाते थे बहुत प्यार से, अच्छे से सजा के पूरा कमरा। अभी भी है वो कमरा जिसमें लगा हुआ है। और मेरे मेडल कहाँ गुम, पता है आपको? जब मुझे मेडल मिलते थे कॉलेज में, तो प्रिंसिपल भी मेरी तारीफ करते थे कि ये तु, तुम तुम्हारा मेडल है, और तुम वही हो ना जो
4 साल से जीतते आ रहे हो। और सब मुझे वहाँ सराहते थे, कोई फ़ोटो खींचता था, कोई बहुत कुछ करता था, लेकिन जब मैं घर आती थी मैं बोलती थी कि देखो, तो इग्नोर। बस ये पूछते थे ये गोल्ड का है या ऐसे ही है। अरे आपको तो इतना भी नहीं पता कि जो जो बच्चा अचीव करता है ना, चाहे वो एक टॉफ़ी क्यों ना हो, वो भी बहुत महत्व रखती है उस बच्चे के लिए। और आप उस ट्रॉफी को ये पूछोगे ये गोल्ड की है या सिल्वर की है। उस बच्चे से पूछो कि वो ना गोल्ड की है ना वो सिल्वर की है, वो ना उस बच्चे की मेहनत की है। नहीं पूछोगे ना, नहीं। भैया को जब आए उनको पता चला कि मेरी पढ़ाई से ना कोई मतलब ही नहीं है, तो भैया ने फैसला करा कि अगर मैंने नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो मैं तुम्हें यहाँ से शहर में भेज दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले मेरी माँ यानी कि आपको प्रॉब्लम हो गई। क्यों, कैसे, क्यों जाएगी, हम नहीं भेजने के, ये नहीं। और भैया ने क्या बोला, अरे माँ एक बार उसे क्लियर तो करने दे पेपर को। वो पेपर क्लियर करने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, 16-16 घंटे 17-17 घंटे पढ़ता है, तब जाके वो पेपर क्लियर होता है। और जिसका बच्चा वो क्लियर करता है ना, वो खुशी से फूले नहीं समाता, वो चौड़ा होकर बताता है कि मेरा बच्चा नीट एग्ज़ाम क्लियर किया है। उस रात आपने बहुत लड़ाई की भैया से। मैं बिस्तर पर लेट गई अपने कानों पर पिल्लो लगा के। बहुत गंदा गंदा बोला था आपने शायद उस टाइम पर, है ना। और भैया रोए भी थे, है ना। पर अगर मैं शायद एग्ज़ाम होना होता तो शायद ना देती वो रात देखकर, लेकिन मैंने वो एग्ज़ाम दे दिया था। और मेरी बदकिस्मती, मैंने वो क्लियर भी कर लिया था। और मेरे भैया इत्तेफाक से छुट्टी पर आए हुए थे। मेरे भैया ने आपके डर से चुपके से सब चीज़ करके मुझे कॉलेज दिला दिया। वो सब कुछ करके कैसे ना कैसे लड़के मुझे यहाँ बेंगलोर भेज दिया, पता है ना। और इसी चिढ़ से आपने भैया से बात नहीं की 3 महीने तक का। और मेरे से तो जब से मेरा एडमिशन हुआ, मुझे कॉलेज मिला, तो मुझे तो बस त्यौहार पे पूछ लेते हैं ना अपने बच्चों को। मुझे त्यौहार पे भी नहीं पूछा जाता था, कभी कभी पूछा जाता था, कभी कभी वो भी सिर्फ आप पूछते थे, है ना। जैसे इनसे शादी की भैया ने, मुझे फरमान मिला सुबह को आ जाना, तुम्हारे भैया का रिश्ता पक्का हो गया। होने के बाद पक्का करना जा रहे, नहीं पक्का हो गया। शादी फिक्स हो गई, नहीं परसों शादी है, आ जाना। ये बोला जाता था ना मुझे तो, है ना, है ना। और फिर सबसे बड़ा टर्न पॉइंट,
मेरे भैया जो मुझे पूरी दुनिया में समझते थे, उन्हें भगवान ने अपने पास बुला लिया। अब तो मुझे भी लगने लगा शायद मैं मनहूस हूँ। सच में मैं पढ़ी लिखी हूँ, आई एम MBBS, बट मैं ये चीज़ सोचती थी, मैं अपने आप को सोचती थी ऐसा। जब भैया दुनिया में नहीं रहे तो आपने इन पे अत्याचार करना चाहा, इनके माँ बाप ने इन पे अत्याचार किया, इन्हें छोड़ दिया कि जा, चाहे तेरा पति मरे चाहे जिए, तुझे तो वहीं रहना है। और यहाँ ये उस आवारा बच्चे के साथ इनकी शादी करने के लिए इन्हें खड़ा कर दिया। कहाँ? लोगों के बीच में। वो लोग इनका फैसला कर देते जो खुद अपने आप का फैसला नहीं कर पाए और अपने बच्चों का फैसला नहीं कर पाए। और फिर जब सब सही हो गया तो अचानक से सब मुझे प्यार करने लगे। क्यों? क्योंकि भैया के बाद अकेली मैं बच गई। मेरे दादाजी ने भी मेरे लिए आज इतना कर दिया है, सब बेच के मेरा आज हॉस्पिटल बनवा दिया है। मेरी दादी आज मुझे जान से ज़्यादा प्यार करती है और मेरी माँ आज मेरी खुशी ढूंढ रही है कि मैं शायद अपनी भाभी के साथ हम बिस्तर होके खुश हो जाऊंगी। मुझे मेरी माँ, जो मेरे दर्द थे, जो मुझे मिले थे, वो सारे खत्म हो जाएंगे, है ना। आइए मारो ना मुझे, और मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको 1 मिनट। और ये कह के जो सारिका है अपनी मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है बहुत बुरी तरह, और पूरा मुंह लाल हो जाता है। और जो सारिका की माँ है वो भी रोकती है, सीरत है वो भी रोकती है। वो अपने आप को बहुत तरह नोच रही थी, तभी सिम्मी आती है भाग के और एकदम से जो है सारिका को माँ को पीछे करती है और बोलती है कि बस आंटी दूर हो जाओ मेरी सारिका से, आप सब दूर हो जाओ बस। तो वो हाथ पकड़ती है और सारिका को लेकर रूम में चली जाती है और रूम लॉक कर देती है। और बाहर से सारिका की माँ चिल्ला रही थी कि मुझे बात करनी है सारिका से, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरे साथ जो भी किया बचपन में, अच्छा मेरी बात तो सुन ले। और इधर सीरत बस अंदर आना चाह रही थी, और उधर जो सिम्मी है वो सारिका को अपने गले से लगा के बैठ गई थी। नीचे दोनों बैठे हुए थे और सारिका फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि सिम्मी को सारी चीज़ पता थी सारिका की, जो उसने अभी बताई। और फ्रेंड्स, ये सच था सारिका का, जो हम अब तक देखते आ रहे थे वो नहीं था। हर हंसते हुए चेहरे के पीछे ना खुशी नहीं होती, कभी कभी हंसते हुए चेहरे पर दर्द की मुस्कान होती है, जो इंसान लिए हुए घूमते हैं। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, सारिका का दर्द में मुझे भी थोड़ा सा दर्द हुआ, सॉरी। और जो सिम्मी है बस उसे गले लगा के बैठ गई थी और बस वो रो रही थी। और इधर जो सीरत है वहीं गेट पे बार बार दरवाज़ा बजा के वहीं बाहर बैठ गई थी। और जो सिम्मी थी वो सारिका को ले जाती है बेड पे, उसे लेटा देती है, उसके जूते निकालती है सब, और उसको चादर उठाती है और उसके सर पर हाथ फेर रही थी और बोलती है कि
तू क्यों याद कर रही है उस चीज़ को? तुझे ज़रूरत क्या है उसे याद करने की? तो छोड़, हमने सब सुन लिया। मुझे सब पता चल गया है कि डॉक्टर रिद्धि ने क्या कहा। मैं उन्हें गलत नहीं कहने की, न उनके साथ कोई बुरा करने की, लेकिन अगर सारिका, अगर तेरी लाइफ में कभी कभी तेरे लिए मुझे कोई ये भी कह देगा ना कि जा तू इसके लिए मर जा, या इसके लिए उस इंसान से शादी कर ले, या उस इंसान के लिए कुछ भी कर ले, मैं वो भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तुझे ऐसा क्यों लगा कि तेरे पास कोई नहीं है? मैं हूं ना, मैं बैठी हूं ना पूरा परिवार छोड़ के तेरे पास है। तो अकेली नहीं है, मैं हूँ। तभी उसे गले लगाती है और उसे लिटा देती है और उसके सर पर हाथ फेर रही थी। करीबन आधे घंटे बाद जो सारिका है वो रोते रोते उसकी आंख बंद हो जाती है और शायद वो सो गई थी, क्योंकि वो इतने दर्द में थी कि अब उससे सहन नहीं हो रहा था और वो सो गई थी। अभी सिम्मी भी अपने आंसू पोंछती है और उठती है और गेट खोलती है तो गेट पर थी सीरत। और जो सिम्मी है सारिका की माँ को भी देखती है, वो भी खड़ी थी पीछे, वो भी रो रही थी। तो जो सिम्मी है सारिका की माँ को समझाती है और समझा के उन्हें कैसे न कैसे करके लिटा देती है कि ऐसा कुछ नहीं आंटी, ये सब ऐसे उसने बोल दिया, ऐसा नहीं है, आप प्लीज़ उस पर कोई ज़बरदस्ती ना करो। जितना उसे करना था उसने इतना कर लिया, उसे थोड़े थोड़े अपने पल जीने दो। सारिका की मम्मी कुछ नहीं बोलती, वो भी चली जाती है, क्योंकि अभी तक सारिका की मम्मी यही सोच रही थी कि जो भी किया जैसा भी है, पर सारिका ने शायद ये चीज़ें सोची नहीं होगी, पर ये नहीं पता था कि सारिका हर दर्द बचपन से अब तक का समेट के बैठी हुई थी, जो आज निकला है। और आज सारिका की माँ को शायद पहली बार महसूस हुआ उस दर्द का जो कभी उन्हें करना चाहिए था जब टाइम था। तो शायद आज वो उस दर्द से ना गुजरती। वो चली जाती है रोते हुए और सीरत अंदर चली गई थी और बस उस सारिका के पैरों में बैठी थी और रो रही थी। तभी सिम्मी बोलती है कि भाभी, आप इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये ये ऐसी ही है, ये दिल की सांप है। देखो वो गुस्सा मैं बोल देती है सब, आप बुरा मत मानना। देखो थोड़ी बहुत जो इज्जत भी आप करते होगे, आप मत गिराना इसके लिए। और सीरत बोलती है कि नहीं, मुझे इनका दर्द नहीं देखा जा रहा। सिम्मी जी इतना दर्द लेके घूमती है ये। मैं इनकी शुरू से ही रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने बहुत मानती हूँ, पता है आपको। अगर कोई कहे कि भगवान के बाद किसे मानते हो, कि माँ बाप को, मैं अपने माँ बाप से पहले इन्हें मानती हूँ, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे मेरा सहारा बनी जब इंसान को ज़रूरत थी। इन्होंने सबके फ़र्ज सही तरीके से अच्छे से अपनाए, सब कुछ। मुझे ये नहीं पता था कि इतना दर्द लेके घूम रही है सिम्मी जी। ऐसा लगा कि जैसे एक पल में जैसे कुछ टूट गया और अंदर से दर्द निकल रहा हो, ऐसा। नहीं सिम्मी जी, अब अब ये उस दर्द के अधिकार में नहीं है। बिल्कुल सही कहा, इनको भी अपनी ज़िंदगी जीने की पूरी आज़ादी है।
इन्हें कोई भी बंधन में जबरदस्ती नहीं नहीं बांध सकता जब तक ये नहीं चाहेंगे। और सिम्मी जी, आपको एक बात कहूँ, आज मैं आपके सामने ये बोलती हूँ कि मैं इनसे प्यार करती हूँ और बहुत पहले से करने लगी थी, पर मेरी हिम्मत नहीं है इनके सामने बोलने की। तभी सिम्मी चौंक जाती है और बोलती है कि क्या 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 सच में। और सीरत है रोते हुए अपनी गर्दन हिलाती है। तभी सिम्मी बोलती है कि तो बहुत अच्छी बात है इसके लिए, बहुत। तभी सीरत बोलती है कि पर ये तो नहीं करते ना। तभी सिम्मी बोलती है कि अरे ये करेगी। तभी सीरत उसकी बात को रोकते हुए बोलती है कि करेगी नहीं सिम्मी जी, नहीं। जो अभी उन्होंने अपना दर्द बताया, क्या मैं भी उनके साथ वही करूं कि मैं अपनी फीलिंग इन्हें बता दूं और वो फीलिंग सुन के ज़बरदस्ती मुझे प्यार करे? नहीं। आपको सारिका जी की कसम है, आप उन्हें ही मानते हैं ना सबसे ज़्यादा। भाभी देखो, सारिका की कसम मत दो, ऐसा कुछ मत करवाना कि मैं कुछ कर भी ना पाऊँ। नहीं सिम्मी जी, नहीं। जब तक इन्हें खुद से एहसास ना हो तब तक इनको मत बताना कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। आपको कसम है। नहीं, मैं इन्हें मजबूर नहीं करना चाहती और मैं प्यार को भीख में नहीं लेना चाहती। शायद मुझे पहली बार प्यार हुआ है और मुझे उस प्यार का एहसास भी हुआ है। और आज ये तकलीफ में है ना सिम्मी जी, आप यकीन करोगे उससे ज़्यादा दर्द में मैं हूँ। तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। नहीं भाभी, आप हाथ मत जोड़िए। ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, ठीक है। हम इन्हें मजबूर नहीं करेंगे और जैसे मैं इन्हें पुश करती ना प्यार करने पे, मैं वो भी नहीं करने की। मुझे नहीं पता था ये इतना दर्द लेके चल रही है। अगर ये जिस दिन भी बोलेगी ना कि मैं सीरत से प्यार करती हूँ, तब मैं बताऊंगी कि आप भी इन्हें प्यार करते हो, या आप खुद ही बता देना। और वहाँ पे इस चीज़ का फैसला होता है। और सारिका इधर सो चुकी थी और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स, हर एपिसोड में हंसी मजाक कॉमेडी और रोमांस ये नहीं होता यार। स्टोरी है, ज़िंदगी के हर मुद्दों पे बात करनी होती है। और शायद कहीं ना कहीं आप सब ये स्टोरी सुनोगे, किसी न किसी की तो रिलेटिव हो ही जाएगी। आज का एपिसोड कहीं ना कहीं कुछ लोगों से तो सिमिलर होगा। और अगर सच में किसी को लगे और कोई अटैच कर पाया इस एपिसोड से, तो आप कमेंट्स में ज़रूर किस्सा जाहिर करना। क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें कुछ चीज़ शायद मेरी भी थी। आई होप आपको अच्छा लगे। और कुछ चीज़ बोला मैंने, सारी चीज़ नहीं, क्योंकि हर किसी न किसी को दूसरे वे में चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही था हुआ होगा। किसी को किस तरीके से तो किसी को किस तरीके से, बहुत कुछ होता है। शायद बच्चा कुछ और करना चाहता है और बच्चों को कुछ और कराया जाता है, कभी समझा ही नहीं जाता वो बात बस। तो बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस।